हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे साबुन और अपमार्जक के बीच प्रमुख अंतर की। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि साबुन क्या होता है, साबुन को कैसे बनाया जाता है, यह बनता कैसे है और यह कैसे काम करता है। ठीक इसी प्रकार हम अपमार्जक के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साबुन की। साबुन वसा या तेल को क्षार के साथ प्रतिक्रिया करा के बनाया जाता है, जिससे वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं। साबुन का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है, जैसे कि कपड़े धोने, नहाने के लिए। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैफोनिफिकेशन कहा जाता है। इसमें वसा या तेल और एक क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक पोटास को गर्म करके प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया में वसा या तेल के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और उच्च वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में विभाजित हो जाते हैं। उच्च वसी अम्ल फिर सोडियम या पोटेशियम के साथ लवण बनाते हैं, जो साबुन होते हैं। यहाँ पर अब हम साबुन बनाने की प्रतिक्रिया को समझेंगे। वसा या तेल के साथ जब क्षार की क्रिया होती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। जब वसा या तेल के साथ क्षारीय पदार्थ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो सोडियम साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है। और जब वसा या तेल के साथ क्षारीय पदार्थ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो पोटेशियम साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। साबुन का रासायनिक सूत्र सोडियम साबुन के लिए सूत्र होता है RCOONA और पोटेशियम साबुन के लिए होता है RCOOK, जहां R एक लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन समूह होता है। साबुन का सामान्य रासायनिक सूत्र RCOOM है, जहां R एक लंबी कार्बन श्रृंखला है, जैसे कि C17H35। COO एक कार्बोक्सिलेट समूह है और M एक सोडियम या पोटेशियम आयन है। साबुन का रासायनिक नाम सोडियम स्टीरेट C17H35COONA या पोटेशियम स्टीरेट C17H35COOK है, जिसमें C17H35 स्टीरिक एसिड के कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को दर्शाता है, जबकि COO एक कार्बोक्सिलेट समूह को दर्शाता है, जो वसा अम्ल के रूप में पाया जाता है, और सोडियम या पोटेशियम आयन को दर्शाता है, जो साबुन को लवण या नमक बनाता है। संक्षेप में C17H35COONA या C17H35COOK एक साबुन के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है, जिसे सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट के रूप में जाना जाता है। सोडियम स्टीरेट C17H35COONA साबुन का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि यह हाइड्रोफिलिक पानी से आकर्षित और हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला दोनों गुण रखता है। यह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और कार्बोक्सिलेट समूह के कारण होता है। अब हम बात करेंगे कि कठोर साबुन क्या होता है और नरम साबुन क्या होता है। तो जब साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो बनने वाले साबुन को कठोर साबुन कहा जाता है। यह साबुन आमतौर पर ठोस होता है। और जब साबुन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो बनने वाले साबुन को नरम साबुन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल शेविंग क्रीम और कुछ लिक्विड हैंड सोप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे साबुन बनाने की प्रक्रिया की, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर पहले स्टेप है वसा या तेल को गर्म करें। वसा या तेल जैसे कि नारियल तेल या जैतून तेल को एक बर्तन में गर्म करें। दूसरी स्टेप होती है क्षार को मिलाएं। यहाँ पर हम क्षारीय पदार्थ के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। तो गर्म वसा या तेल में क्षार को धीरे धीरे मिलाएं। तीसरी स्टेप होती है मिश्रण हिलाएं और गर्म करें। मिश्रण को लगातार हिलाएं और गर्म करें जब तक कि यह पूरी तरह से
न घुल जाए और साबुन बनने न लगे। चौथी स्टेप है अम्ल और लवण। इस प्रक्रिया में वसा लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल सोडियम या पोटेशियम के साथ लवण बनाते हैं, जिससे साबुन बनता है। पांचवी स्टेप है साबुन को जमाए। साबुन को एक साँचे में डालें और जमने के लिए छोड़ दें। और लास्ट स्टेप है साबुन को काटे। जमने के बाद साबुन को साँचे से निकाले और मनचाहे आकार में काट ले। अब हम बात करेंगे साबुन की सफाई क्रिया कि साबुन कैसे सफाई करता है। यहाँ पर साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है एक लंबी वसा श्रृंखला हाइड्रोकार्बन भाग, जिसे हाइड्रोफोबिक भाग भी कहते हैं। और दूसरा सिरा होता है एक आयनिक भाग, जिसे हाइड्रोफिलिक भाग कहते हैं। हाइड्रोफोबिक भाग तेल और गंदगी को आकर्षित करता है, जबकि हाइड्रोफिलिक भाग पानी में घुलनशील होता है। यह संरचना साबुन को तेल और गंदगी को हटाने और पानी में घोलने में मदद करती है। साबुन अणु का कार्बोक्सिलिक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ हाइड्रोफोबिक होती है। अब हम बात करेंगे अपमार्जक की। अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट भी कहते हैं, सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ है जो साबुन के समान होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बेहतर सफाई क्षमता रखते हैं। वे साबुन से अलग होते हैं क्योंकि वे कठिन पानी में भी अच्छी तरह से काम करते हैं और अशुद्धियों को हटाते हैं। अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट भी कहा जाता है, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इसका मतलब है कि अपमार्जक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें सल्फोनिक अम्ल का एक भाग होता है जो सोडियम या पोटेशियम के साथ जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे सल्फोनिक अम्ल की। यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसमें सल्फोनिक समूह SO3H होता है। अब हम बात करेंगे सोडियम या पोटेशियम लवण की। सल्फोनिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु को सोडियम या पोटेशियम आयन से बदल दिया जाता है, जिससे लवण बनता है। अपमार्जक अधिकतर प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से बने होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनेट लवण होते हैं। दूसरे शब्दों में अपमार्जक सल्फोनिक एसिड के उन लवणों से बने होते हैं जिनमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक सल्फोनेट समूह होता है जो सोडियम या पोटेशियम के साथ जुड़ा होता है। अपमार्जक का सामान्य सूत्र RSO4Na या ROSO3Na होता है, जहां R एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जैसे कि C12H25। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होती है, अब हम यह समझेंगे। अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जैसे एक एल्काइल समूह होती है जो तेल और ग्रीस जैसे गैर ध्रुवीय पदार्थों को आकर्षित करती है। यह श्रृंखला अपमार्जक को गंदगी और मेल को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करती है। अपमार्जक में SO3 और SO4 समूह सफाई करने वाले अणु के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। SO3 और SO4 दोनों समूह अपमार्जक को पानी में घुलनशील बनाने और कठोर पानी में भी प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करते हैं, जिससे गंदगी और मेल साफ हो सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे SO3 की। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो एक अपमार्जक का भाग है, यह एक सल्फोनेट समूह है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। यह एक अणु है जिसमें सल्फर का एक परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। दूसरा भाग होता है SO4 सल्फेट। यह एक सल्फेट समूह है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। यह एक अणु है जिसमें सल्फर का एक परमाणु और 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। और तीसरा अपमार्जक में अणु होता है Na। यह एक सोडियम आयन है जो धनात्मक रूप से आवेशित होता है। अपमार्जक में हाइड्रोजन को सोडियम या पोटेशियम से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे सल्फोनेशन नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जहां एक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु को एक सल्फोनेट समूह SO3Na या SO3K से बदल दिया जाता है। सोडियम और पोटेशियम क्षार धातु है
जो बहुत प्रतिक्रियाशील होती है और इस कारण से अपमार्जक में इस्तेमाल होती है। अपमार्जक के अणु में एक ध्रुवी जलरागी सिरा और एक गैर ध्रुवी जल विरागी सिरा होता है। ध्रुवी सिरा पानी में घुल जाता है, जबकि गैर ध्रुवी सिरा गंदगी और तेल के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार अपमार्जक गंदगी और पानी में घोलकर उसे हटा देता है। अब हम बात करेंगे अपमार्जक को बनाने में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो अपमार्जक बनाने में सिंथेटिक डाइज, सोडियम सल्फेट और अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक एक प्रकार के सफाई एजेंट होते हैं जो साबुन से अलग होते हैं। अपमार्जक बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन कौन कौन से होते हैं, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। तो पहला होता है सिंथेटिक डाइज। यह अपमार्जक में रंग प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा रसायन है सोडियम सल्फेट। यह अपमार्जक को कठोर जल में झाग बनाने में मदद करता है। तीसरा रसायन है पेट्रोकेमिकल। यह अपमार्जक के मुख्य घटक होते हैं जो तेल और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। चौथा रसायन होता है सल्फोनेट। यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका उपयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। और पांचवा रसायन होता है अकार्बनिक फास्फेट। यह अपमार्जकों की सफाई क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपमार्जक के दो उदाहरण की। तो पहला अपमार्जक होता है सोडियम एन डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। यह एक सामान्य अपमार्जक है जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से बना होता है। यह एक सिंथेटिक अपमार्जक है जिसका उपयोग डिटर्जेंट पाउडर और तरल डिटर्जेंट में किया जाता है। दूसरा अपमार्जक होता है सोडियम लॉरल सल्फेट। यह एक सामान्य अपमार्जक है जो लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल के सोडियम लवण से बना होता है। यह एक सामान्य अपमार्जक है जिसका उपयोग शैम्पू, साबुन और अन्य सफाई उत्पादों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे अपमार्जक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक और दूसरा होता है अनायनिक। आयनिक अपमार्जक में धनायनिक या ऋणायनिक भाग होता है, जबकि अनायनिक अपमार्जक में आयन नहीं होते। अब हम बात करेंगे आयनिक अपमार्जक की। तो आयनिक अपमार्जक में भी दो भाग होते हैं। पहला होता है धनायनिक अपमार्जक। तो हम पहले बात करेंगे धनायनिक अपमार्जक की। तो ये अपमार्जक धनात्मक आवेशित होते हैं। इनमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक धनात्मक आवेशित नाइट्रोजन परमाणु होता है। ये आमतौर पर कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम लवण। अब हम दूसरे भाग की बात करेंगे ऋणायनिक भाग के। तो दूसरा भाग होता है ऋणायनिक अपमार्जक। ये अपमार्जक के सबसे सामान्य प्रकार है। इनमें एक ऋणात्मक आवेशित सिरा होता है जो पानी में घुलनशील होता है और एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो गंदगी को हटाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लारत सल्फेट। अपमार्जक का दूसरा भाग होता है अनायनिक अपमार्जक, जिसमें आयन नहीं होता। इनमें कोई आवेशित सिरा नहीं होता, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ स्टेरिक अम्ल की प्रतिक्रिया बनाने वाला अपमार्जक। अब हम बात करेंगे कि अपमार्जक कैसे काम करते हैं। अपमार्जक के अणु पानी और तेल दोनों के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे मेल और तेल पानी में घुल जाते हैं और आसानी से साफ हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपमार्जक कठोर पानी में भी प्रभावी कैसे होते हैं। तो अपमार्जक कठोर पानी में भी अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि वे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं, जैसे कि साबुन करते हैं। कठोर पानी का मतलब होता है कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की मात्रा अधिक हो, उसे कठोर पानी कहते हैं। और अपमार्जक इनके साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते, इसलिए यह कठोर पानी में भी अच्छे से सफाई करते हैं। बेहतर सफाई। अपमार्जक साबुन की तुलना में बेहतर सफाई करते हैं,
क्योंकि वे जल्दी घुल जाते हैं, अधिक झाग देते हैं और मेल को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक सिंथेटिक होते हैं का अर्थ है कि ये सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ है जो प्राकृतिक स्रोतों से नहीं बनाए जाते बल्कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग। सिंथेटिक का मतलब है जो चीजें प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती है बल्कि उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है, आमतौर पर रसायनों या कृत्रिम पदार्थों का उपयोग करके। अब हम बात करेंगे जैव निम्नकरणीय की, क्योंकि यह साबुन और अपमार्जक से संबंधित है। क्योंकि जब हम साबुन और अपमार्जक के बीच अंतर की बात करेंगे तो वहां पर हम जैव निम्नकरणीय की बात करेंगे। तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे हानि रहित घटकों में विघटित हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। साबुन एक जैव निम्नकरणीय है क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे हानि रहित पदार्थों में टूट सकता है। इसका अर्थ है कि साबुन जब यह पानी में जाता है तो यह तेजी से और पूरी तरह से पर्यावरण में विघटित हो जाता है, जिससे यह दूषित नहीं होता है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। अब हम बात करेंगे जैव अनिम्नकरणीय की। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नकरणीय कहलाते हैं। कुछ अपमार्जक जैसे कि शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले जैव अनिम्नकरणीय होते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। यहाँ पर एक अपमार्जक का उदाहरण है सोडियम 4 बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक। यह एक जैव अनिम्नकरणीय होते हैं। अब हम बात करेंगे मृदु जल की, क्योंकि जब हम साबुन और अपमार्जक के बीच अंतर की बात करेंगे तो वहां पर मृदु जल और कठोर जल की बात होगी। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा कम होती है, इसलिए साबुन और अपमार्जक दोनों ही मृदु जल में आसानी से झाग देते हैं। जब साबुन मृदु जल के साथ मिलाया जाता है तो यह आसानी से झाग बनाता है, लेकिन कठोर जल के साथ यह झाग नहीं बनाता या बहुत कम झाग बनाता है। इसका कारण यह है कि कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, जो साबुन को झाग बनाने से रोकता है। साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन साबुन से संयोग करके सफेद व चिकना अवक्षेप बनाते हैं। मृदु जल आमतौर पर वर्षा जल, नदियों और झीलों से प्राप्त होता है। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है। अब हम बात करेंगे कठोर जल की। कठोर जल वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि कार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट। अपमार्जक मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ झाग देता है। इसका मतलब है कि अपमार्जक पानी की कठोरता से प्रभावित नहीं होता है। साबुन के विपरीत जो कठोर जल में झाग नहीं देता, अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी ढंग से सफाई करते हैं। अपमार्जक कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। कठोर जल आमतौर पर भूमिगत स्रोतों जैसे कुओं और झरनों से प्राप्त होता है, जहां पानी चट्टानों और मिट्टी के संपर्क में आता है, जिससे ये लवण पानी में घुल जाते हैं और इन खनिजों के आयनों को पानी में छोड़ देते हैं, जिससे पानी में कठोरता आ जाती है। कठोर जल में पाए जाने वाले सामान्य लवणों में शामिल है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके कारण ही पानी में कठोरता आती है।
कठोर जल को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्थायी कठोरता, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। और दूसरा है अस्थायी कठोरता, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अब हम बात करेंगे मिसेल के निर्माण की। साबुन और अपमार्जक दोनों सफाई के दौरान मिसेल नामक संरचना बनाते हैं, जिसमें पानी से घृणा करने वाले हाइड्रोकार्बनिक समूह अंदर की तरफ और पानी से प्रेम करने वाले ध्रुवीय समूह बाहर की तरफ व्यवस्थित होते हैं, जिसे मिसेल कहा जाता है। साबुन के मिसेल का निर्माण तब होता है जब साबुन के अणु पानी में घुलते हैं और एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। पहला होता है हाइड्रोफिलिक सिर, जिसे जलरागी कहा जाता है, और दूसरा सिरा होता है हाइड्रोफोबिक पूंछ, जिसे जल विरागी कहा जाता है। साबुन के अणु में एक हाइड्रोफिलिक सिरा पानी से आकर्षित और एक हाइड्रोफोबिक सिरा पानी से प्रतिकर्षित होता है। जब साबुन को पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोफिलिक सिर, जो एक जलरागी भाग होता है, पानी में घुल जाता है, और हाइड्रोफोबिक पूंछ, जो कि एक जल विरागी भाग होता है, पानी से दूर रहती है, जो पानी में अघुलनशील होती है, और यह सिरा गंदगी और तेल के साथ जुड़ जाता है और जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में साबुन के अणु एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जहां हाइड्रोफोबिक पूंछे अंदर की ओर और हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर होते हैं। इस तरह की संरचना को मिसेल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मिसेल के निर्माण की। जब मिसेल का निर्माण होता है तो इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है हाइड्रोफिलिक सिर। ये साबुन के अणु के आयनिक मतलब ध्रुवीय भाग होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं और मिसेल के बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। यह हमारे पास जो Na होता है, ये ध्रुवीय भाग होता है और यह पानी में घुलनशील होता है और यह मिसेल के बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। दूसरा भाग होता है हाइड्रोफोबिक पूंछ। ये साबुन के अणु के गैर ध्रुवीय भाग होते हैं, जो पानी में अघुलनशील होते हैं और यह गंदगी और तेल के साथ जुड़े होते हैं और मिसेल के केंद्र में स्थित होते हैं। ये जो पूंछ होती है हाइड्रोफोबिक पूंछ है, जो गैर ध्रुवीय भाग कहलाता है और जो पानी में अघुलनशील होता है, और यह गंदगी और तेल के साथ जुड़ा होता है, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं, और यह मिसेल के केंद्र में स्थित होते हैं। और यह हमारा मिसेल के निर्माण का चित्र है। अब हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बीच 6 प्रमुख अंतर। तो पहला पॉइंट है, साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा पॉइंट है, साबुन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि नारियल तेल और जैतून तेल। अपमार्जक रासायनिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, तेल और पेट्रोलियम। तीसरा पॉइंट है, साबुन जैव निम्नकरणीय होते हैं, अपमार्जक जैव अनिम्नकरणीय होते हैं। चौथा पॉइंट है, साबुन केवल मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, लेकिन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। अपमार्जक मृदु जल के साथ साथ कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। पांचवा पॉइंट है, साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। छठा पॉइंट है, साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलाता है, अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाता है। यह हमारे साबुन और अपमार्जक के बीच 6 महत्वपूर्ण अंतर कंप्लीट हुए। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।